नमस्कार। आज हम शिक्षा और महारत मतलब मास्टरी हासिल करने के एक बिल्कुल ही अलग नजरिए पर बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर एकेडमिक सफलता ग्रेड्स या अंकों से नहीं बल्कि सीखने में लगाए गए समय से, असली मेहनत से मापी जाए तो हमारे हाथ शिव नारायण का लिखा एक काफी दिलचस्प लेख लगा है, मास्टरी इन ब्रेन पेज आवर्स। ये तक्षशिला पेज पर प्रकाशित हुआ है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। है ना? ये लेख एक तक्षशिला मॉडल की बात करता है और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है ब्रेन पेज आवर्स। इसे सीखने में प्रवीणता या कह लें कि मास्टरी मापने का एक बिल्कुल नया तरीका बताया गया है। ये जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम वाले घंटे होते हैं ना, उनसे काफी अलग है ये। बिल्कुल। तो आज हम इसी मॉडल की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रेन पेज आवर्स आखिर हैं क्या चीज, कैसे काम करते हैं ये, और इन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के मतलब हमारे मौजूदा सिस्टम के एक विकल्प के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। ये मॉडल किंडरगार्टन से लेकर मास्टर डिग्री तक कुल 15,000 घंटों की बात करता है। 15,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, सुनने में तो काफी ज्यादा लगता है। और लेख में इसकी तुलना भी की गई है, जैसे पायलट या संगीतकार वो घंटों अभ्यास करते हैं, सिर्फ परीक्षा पास नहीं करते। सही। तो चलिए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू यहीं से करते हैं। ये ब्रेन पेज आवर्स असल में है क्या? ये सिर्फ क्लास में बताए घंटे तो बिल्कुल नहीं लगते। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये घंटों की गिनती सिर्फ क्लास में मौजूद रहने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ब्रेन पेज आवर्स का मतलब है सक्रिय, मतलब एक्टिव, स्वनिर्देशित और एक संरचित, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ज्ञान को प्रोसेस करने में बिताया गया समय। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज प्रोसेसिंग। हाँ, यानी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज प्रोसेसिंग में लगाया गया वक्त। ये पैसिव होकर सुनने के बजाय एक्टिव होकर करने पर आधारित है। करने पर मतलब इसका बेस न्यूरोसाइंस में है। देखिए, जब हम सक्रिय रूप से कुछ करते हैं, जैसे लिखते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे दिमाग के मोटर और स्थानिक सर्किट को एक्टिवेट करता है। इससे बनती है प्रोसीजरल मेमोरी, प्रक्रियात्मक स्मृति। इसे आप दिमाग की मसल मेमोरी जैसा समझ सकती हैं। अच्छा, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं वैसे? बिल्कुल। ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं रह जाता, बल्कि एक स्किल बन जाता है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ जानना नहीं, बल्कि कर पाना है। समझ गए। और लेख में लर्नोग्राफी के 7 आयामों का जिक्र है, 7 dimensions ऑफ लर्नोग्राफी। इनका मूल उद्देश्य यही है कि सीखने वाला जानकारी को सिर्फ रटे नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरीकों से उसे एक्टिवली प्रोसेस करे। जैसे क्या है ये आयाम? जैसे किसी कंसेप्ट को गहराई से डिफाइन करना, उसके फंक्शन को समझना, समस्याओं को तोड़ों में तोड़कर हल करना, विजुअली मैप करना ज्ञान को, इस तरह की चीजें। हाँ। ये पारंपरिक शिक्षा से बहुत अलग है। हाँ, वहाँ तो ज्यादातर बस सुनो और याद करो। बिल्कुल। यहाँ फोकस है सक्रिय निर्माण पर, अभ्यास पर, एक्टिव कंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो ये तो हुई ब्रेन पेज आवर्स की बात। अब आते हैं उस बड़े नंबर पर, 15,000 घंटे, किंडरगार्टन से मास्टर्स तक। ये सुनने में बहुत ज्यादा है। क्या इस मॉडल में से किसी तरह बांटा गया है? कोई स्ट्रक्चर है इसका? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बस 15,000 घंटे दे दिए। ये सफर काफी व्यवस्थित तरीके से, मतलब सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड है। इसे 3 मुख्य चरणों में, 3 स्टेजेस में बांटा गया है। और हर स्टेज के लिए 5,000 ब्रेन पेज घंटे तय हैं। ओके, 3 स्टेज, हर स्टेज 5,000 घंटे। कौन कौन से हैं ये स्टेज? पहला स्टेज है प्री तक्षशिला। ये मोटे तौर पे मान लीजिए कक्षा 1 से 5 तक। इन शुरुआती 5,000 घंटों का उद्देश्य है बेसिक लिटरेसी, पढ़ना लिखना, मोटर लर्निंग मतलब करके सीखने की आदत डालना, और इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का विकास। नींव यहीं रखी जाती है। ठीक है, ये हुआ पहला 5,000 घंटे का ब्लॉक। फिर आता है दूसरा चरण, तक्षशिला कोर। ये आप कक्षा 9 से 12 के लेवल का समझ सकती हैं। अगले 5,000 घंटे यहाँ लगते हैं। इस स्टेज में सब्जेक्ट की गहरी समझ, रीजनिंग यानी तर्क क्षमता बढ़ाने, और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हल करने के स्किल्स को मजबूत करने पर फोकस रहता है। कोर स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। और तीसरा चरण है पोस्ट तक्षशिला। इसमें बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री लेवल की पढ़ाई आ जाती है। आखिरी 5,000 घंटे यहाँ लगते हैं, जहाँ स्पेशलाइजेशन, इंडिपेंडेंट रिसर्च, इनोवेशन और लीडरशिप क्षमता, इन सब पर जोर होता है। अच्छा, तो प्री, कोर और पोस्ट, हर एक में 5,000 घंटे। जी हाँ। तो इस तरह कुल मिलाकर 15,000 घंटे बनते हैं। और इसका मकसद सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट लेना नहीं है। मकसद है ज्ञान का एक स्थायी ढांचा तैयार करना, ऐसी समझ बनाना जो जिंदगी भर काम आए।
जिसे आप नई सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। समझ गए। तो कुल 15,000 घंटे 3 चरणों में बटे हैं, लेकिन जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे गणित, विज्ञान, भाषा, इनका क्या हर विषय के लिए भी कुछ तय घंटे हैं? हाँ, ये भी इस मॉडल का एक काफी दिलचस्प पहलू है। मॉडल ये कहता है कि किसी भी एक मुख्य विषय में, एक कोर सब्जेक्ट में प्रवीणता या मास्टरी हासिल करने के लिए कुल 3000 ब्रेन पेस घंटे जरूरी हैं। 3000 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए? हाँ, एक सब्जेक्ट में मास्टरी के लिए। तो अगर हम मान लें कि 5 मुख्य विषय हैं, जैसे गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक अध्ययन और मान लीजिए टेक्नोलॉजी, तो हर विषय के लिए 3000 घंटे लगेंगे। अच्छा, तो 5 विषय इंटू 3000 घंटे, ये हुए 15,000 घंटे। बिल्कुल, हिसाब ऐसे बनता है। और ये 3000 घंटे भी जो एक सब्जेक्ट के लिए हैं, वो तीनों चरणों में त्रि-तक्षशिला, कोर, पोस्ट तक्षशिला में बराबर बांटे गए हैं। मतलब हर स्टेज में हर सब्जेक्ट के लिए 1000 घंटे। जी हाँ, लगभग 1000 घंटे प्रति विषय, प्रति चरण। इससे ये पक्का होता है कि हर सब्जेक्ट की समझ धीरे धीरे परत दर परत बने, बेसिक लेवल से स्पेशलाइजेशन तक। 1000 घंटे प्रति विषय, प्रति चरण, ये नंबर काफी स्पेसिफिक लगता है। एक स्टेज में एक सब्जेक्ट के लिए 1000 घंटे एक्टिव काम, ये तो काफी ज्यादा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? कोई वैज्ञानिक कारण? हाँ, इसका गहरा कनेक्शन मोटा साइंस और न्यूरोप्लास्टिसिटी से है। मतलब हमारा दिमाग कैसे सीखता है, कैसे बदलता है और कैसे चीजों को ऑटोमेटिक बनाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की बदलने की क्षमता? बिल्कुल। किसी भी स्किल में मास्टरी के लिए, चाहे वो साइकिल चलाना हो, पियानो बजाना हो या कोई एकेडमिक विषय ही क्यों ना हो, सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होती। उसमें ऑटोमेटिसिटी लाने के लिए, मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे उसे इस्तेमाल कर पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: दोहराव, रेपिटेशन, अभ्यास, रिहर्सल और टास्क वेरिएशन, मतलब अलग-अलग तरह के काम करना। दोहराव, अभ्यास और अलग-अलग टास्क, ठीक है। तो ये जो 1000 घंटे का समय है ना प्रति स्टेज, ये सीखने वाले को यही मौका देता है। वो अलग-अलग तरह के ब्रेन पेज मॉड्यूल बनाते हैं, ज्ञान के छोटे स्ट्रक्चर्ड हिस्से समझ लीजिए, फिर वो आसान से मुश्किल लेवल तक प्रैक्टिस करते हैं। वो सीखे हुए ज्ञान को अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग-अलग प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करना सीखते हैं। और वो अपने साथियों के साथ मिलकर, जैसे मिनिएचर स्कूल सेटिंग में, एक दूसरे को सिखाते हैं, साथ में अभ्यास करते हैं। अच्छा, पीयर लर्निंग भी है इसमें? हाँ, वो भी एक्टिव लर्निंग का हिस्सा है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए वो धीरे धीरे साइक्लोजीड अवस्था तक पहुंच सकते हैं। साइक्लोजीड अवस्था, ये क्या है? इसे आप एक तरह की गहरी तल्लीनता या फ्लो स्टेट समझ सकती हैं, जहां मेमोरी कंसोलिडेशन यानी सीखी हुई बातों का पक्का होना सबकॉन्शियस लेवल पर और सहज हो जाता है। ज्ञान बस याद नहीं रहता, वो आपकी सोच का, आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है। हुआ? इसे कुछ हद तक जो मैल्कम ग्लैडवेल का मशहूर 10,000 घंटे का नियम है ना, हाँ, सुना है। उसका एकेडमिक वर्जन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जोर सामान्य घंटों पर नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड एक्टिव ब्रेन पेज घंटों पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असल में ज्ञान को बहुत गहराई से आत्मसात करने की बात है, उसे अपने स्किल्स का हिस्सा बनाने की, सिर्फ परीक्षा के लिए रटना नहीं। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करना नहीं, बल्कि उसे सच में अपनाना है, उसे इस्तेमाल करने लायक बनना है। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत गहन लगता है और शायद मुश्किल भी। अब सवाल ये है कि सीखने वाले ये घंटे असल में कमाते कैसे हैं? आपने कहा कि ये सिर्फ क्लास में बैठना नहीं है, तो फिर ये घंटे बनते कैसे हैं? कौन सी एक्टिविटीज है जिनसे ये ब्रेन पेज आवर्स जमा होते हैं? हाँ, ये इस मॉडल का सबसे क्रियाशील, सबसे एक्टिव पहलू है। ब्रेन पेज घंटे पैसिवली मिलते नहीं हैं। उन्हें सक्रिय रूप से मोटर चालित तरीकों से, मतलब जिसमें लिखना, बनाना जैसी फिजिकल एक्टिविटी शामिल हो, और टास्क बेस्ड तरीकों से बनाया या अर्जित किया जाता है। बनाया जाता है, कमाया जाता है। हाँ, अर्न किया जाता है कह सकते हैं। इसमें कई तरह की एक्टिविटी शामिल हैं, जिनका मकसद ज्ञान को एक्टिवली प्रोसेस करना है, जैसे 1 डे 1 बुक ब्रेन पेज प्रैक्टिस। इसमें किसी टॉपिक पर गहराई से लिखने और सोचने का अभ्यास होता है। मिनिएचर स्कूल रिहर्सल, जहां छात्र छोटे ग्रुप्स में मिलकर कोई विषय प्रेजेंट करते हैं या एक दूसरे को सिखाते हैं। इससे उनकी समझ और कम्युनिकेशन स्किल दोनों बेहतर होते हैं। टास्क फॉर्मेटर चुनौतियां, जिसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। विजुअल लर्नोग्राफी का इस्तेमाल, जैसे कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप, डायग्राम बनाना,
जो ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। पेयर कोलैबोरेशन और नॉलेज ट्रांसफर इवेंट्स, जहां छात्र एक्टिवली ज्ञान शेयर करते हैं। और मॉड्यूल रिहर्सल, यानी जो ज्ञान के मॉड्यूल बनाए हैं उनका बार बार अभ्यास करना ताकि वो मेमोरी में पक्के हो जाएं। ये तो काफी सारी एक्टिविटीज हैं। जी, और इन सभी एक्टिव कामों और उनसे कमाए गए घंटों को एक नॉलेज ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम KTMS डैशबोर्ड और लॉगबुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, एक सिस्टम भी है ट्रैक करने के लिए। हाँ, तो आप देख सकती हैं यहाँ सीखना एक तरह का मानसिक शिल्प या मेंटल क्राफ्ट बन जाता है। ये लिखने, हल करने, बनाने, अभ्यास करने और सिखाने के जरिए होता है, सिर्फ चुपचाप सुनने से नहीं। ये असल में लर्निंग बाय डूइंग का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूप है। ये तो वाकई सीखने की पूरी प्रक्रिया को एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन के काम जैसा बना देता है। लेकिन अगर पारंपरिक ग्रेड्स नहीं हैं, जैसे ABC, तो फिर इस मॉडल में प्रोग्रेस को मापते कैसे हैं? कैसे पता चलता है कि कोई कितना सीख रहा है या किस लेवल पर है? यहाँ भी पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचा गया है। प्रवीणता यानी प्रोफिशिएंसी या प्रोग्रेस, उसको परीक्षा के अंकों या ग्रेड से नहीं मापा जाता। उसे मापा जाता है प्रति विषय जमा किए गए ब्रेन पेज घंटों की संख्या और उनकी गुणवत्ता के आधार पर। इसके लिए एक साफ पैमाना, एक प्रोफिशिएंसी स्केल बनाया गया है। स्केल? कैसा स्केल? इसमें लेवल्स हैं। घंटों के आधार पर 0 से 300 घंटे, इसे माना जाता है विषय की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का लेवल। छात्र बस मूल बातें समझ रहा है। 300 से 700 घंटे, यह इंटरमीडिएट एप्लीकेशन का स्तर। यहाँ छात्र सीखे हुए ज्ञान को आसान कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। 700 से 1000 घंटे, इतने घंटे पूरे होने पर फंक्शनल सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी हासिल होती है। मतलब छात्र उस सब्जेक्ट से जुड़े प्रैक्टिकल काम करने लायक हो गया है। हर स्टेज का 1000 घंटे का लक्ष्य यहीं पूरा होता है। अच्छा, यह है फंक्शनल लेवल। हाँ, फिर आता है 1000 से 1500 घंटे। यह है एडवांस्ड क्रॉस डोमेन फ्लुएंसी। छात्र अब ज्ञान को दूसरे विषयों या ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जोड़कर इस्तेमाल कर सकता है। और 1500 प्लस घंटे, कुल 3000 घंटे तक, इसे माना जाता है सब्जेक्ट मास्टरी और इनोवेशन का लेवल। यहां छात्र न सिर्फ सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, बल्कि उसमें नया ज्ञान बनाने या नई प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता भी आ जाती है। वाओ, तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, बेसिक से मास्टरी तक, घंटों में डिफाइन किया हुआ। बिल्कुल, ये पैमाना पारंपरिक परीक्षा सिस्टम की जगह लेता है और ये सीखने की गहराई, उसकी स्थिरता और प्रैक्टिकल उपयोगिता को दिखाता है, न कि सिर्फ किसी एक दिन की परीक्षा के प्रदर्शन को। हाँ, वो तो कई बार लक या उस दिन के मूड पर भी डिपेंड करता है। सही कहा। यहाँ प्रगति समय के साथ कमाई गई असली क्षमता में दिखती है। ये दिलचस्प है। तो प्रोग्रेस लगातार ट्रैक होती है और घंटों में दिखती है। आपने शुरू में पायलटों और संगीतकारों का उदाहरण दिया था। स्रोत में ये तुलना क्यों की गई है? क्या ये समय आधारित मॉडल को समझने में और मदद करती है? हाँ, वो तुलना बहुत महत्वपूर्ण है और इस मॉडल के जो मूल सिद्धांत हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें समझने में मदद करती है। वो ये दिखाती है कि अकादमिक सीखना भी न्यूरोसाइंस के लेवल पे दूसरे हाई परफॉर्मेंस स्किल्स हासिल करने जैसा ही है। कैसे? सोचिए, एक कमर्शियल पायलट को लाइसेंस के लिए सैकड़ों, यहाँ तक कि 1500 फ्लाइट आवर्स तक चाहिए होते हैं। हाँ, काफी घंटे लगते हैं। एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन को परफेक्शन के लेवल तक पहुंचने के लिए हजारों घंटे अभ्यास करना पड़ता है। लेख में 1000 से 5000 घंटे लिखा है। एक एथलीट अपनी पीक पर पहुंचने के लिए 2000 से 10,000 घंटे तक ट्रेनिंग लेता है। सही बात है। इन सभी फील्ड्स में मास्टरी सिर्फ टैलेंट या थ्योरी पढ़ने से नहीं आती, वो आती है लगातार स्ट्रक्चर्ड अभ्यास के घंटों से, डेडिकेटेड प्रैक्टिस आवर्स से। ठीक इसी तरह तक्षशिला मॉडल का तर्क है कि एकेडमिक विषयों में भी गहरी समझ और प्रोफिशिएंसी के लिए सीखने वाले को प्रति विषय 1000 से 3000 घंटे एक्टिव ज्ञान निर्माण में लगाने की जरूरत है। जैसे मॉड्यूल बनाना, टास्क सॉल्व करना, ज्ञान को ऑर्गेनाइज करना, उसे प्रेजेंट करना। आप इसकी तुलना बाइक चलाना सीखने या घुड़सवारी या सर्फिंग से भी कर सकती हैं। हाँ, उन सब में भी दोहराव, बैलेंस और प्रैक्टिस के जरिए ही मोटर प्रोफिशिएंसी हासिल होती है। सही है। तो ये तुलना इस बात पर जोर देती है कि अकादमिक एक्सीलेंस भी कोई जादू नहीं है। बिल्कुल, ये भाग्य या सिर्फ दिमागी तेजी का खेल नहीं है। ये संरचित, मापने योग्य अभ्यास समय से आती है। ये सिर्फ मेंटल कसरत नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक अभ्यास है जिसमें मोटर स्किल्स जैसे लिखना, बनाना भी जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये सीखने को एक ठोस प्रैक्टिस बेस्ड प्रोसेस के रूप में देखता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है?
अगर कोई छात्र या सीखने वाला इस मॉडल के तहत ये 15,000 घंटे पूरे कर लेता है, तो असल दुनिया में इसका क्या असर पड़ेगा? वो पारंपरिक सिस्टम से निकले छात्रों से अलग कैसे होंगे? क्या परिणाम होंगे इसके? देखिए, मॉडल के जो प्रस्तावक हैं उनके अनुसार परिणाम काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे सीखने वाले सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वो जीवन की असली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। वो सिर्फ जानकारी को दोहराते नहीं हैं, वो उसे समझते हैं, लागू करते हैं और उसे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ खास क्षमताएं, हाँ, कुछ विशिष्ट क्षमताओं की बात करें को, जैसे वो नई और अनपेक्षित समस्याओं का सामना होने पर घबराने के बजाय स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का इस्तेमाल करके उन्हें हल करने की कोशिश कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंटली इनोवेट और रिसर्च करने में ज्यादा सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को एक्टिवली बनाया है, परखा है। वो टीम्स में ज्यादा असरदार तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं, शायद टीम लीडर या सब्जेक्ट मॉडरेटर के रूप में भी, क्योंकि उन्होंने मिनिएचर स्कूल जैसी एक्टिविटीज में सहयोग और नॉलेज ट्रांसफर की प्रैक्टिस की है। वो ज्ञानपीठ अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये एक तरह की इंट्यूटिव एक्सपर्टीज है, जहां ज्ञान बिना कोशिश के उपलब्ध होता है, जैसे कोई अनुभवी शेफ बिना रेसिपी देखे खाना बना लेता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। और शायद वो डार्क नॉलेज डायमेंशन का इस्तेमाल करके नया ज्ञान भी बना सकते हैं, मतलब मौजूदा ज्ञान की सीमाओं से परे जाकर अनजान क्षेत्रों में खोज करने का साहस और स्किल डेवलप कर सकते हैं। डार्क नॉलेज डायमेंशन, ये क्या है? ये शायद उन अज्ञात या अभी तक असंरचित ज्ञान क्षेत्रों की ओर इशारा करता है जहां इनोवेशन होता है, जहां आप मौजूदा ज्ञान को चुनौती देते हैं या उससे आगे जाते हैं। संक्षिप्त में कहें तो लक्ष्य ऐसे लर्नर्स तैयार करना है जो एडेप्टिव हों, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हों। ये व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या इसके शिक्षा प्रणाली के लेवल पर भी कुछ बड़े असर हो सकते हैं? अगर इस मॉडल को अपनाया जाए तो क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? निश्चित रूप से इसके जो निहितार्थ हैं, जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो काफी व्यापक और परिवर्तनकारी हो सकते हैं। ये पूरी शिक्षा प्रणाली के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। जैसे? कई स्तरों पर। पहला, मूल्यांकन का तरीका। सबसे बड़ा बदलाव तो असेसमेंट में होगा। फोकस अंकों और परीक्षाओं से हटकर सीखने में लगाए गए एक्टिव घंटों और प्रदर्शित क्षमताओं पर चला जाएगा। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो करिकुलम स्ट्रक्चर, सिलेबस को टाइम बेस्ड माइलस्टोन्स के हिसाब से फिर से डिजाइन करना होगा। 3. स्टूडेंट ऑटोनॉमी। ये मॉडल सीखने वाले को अपनी लर्निंग की स्पीड और रास्ते पर ज्यादा कंट्रोल देता है। इससे स्वायत्तता बढ़ती है। 4. पर्सनलाइज्ड पाथवेज। क्योंकि हर कोई अपनी रफ्तार से घंटे जमा कर सकता है, तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ बनाने की ज्यादा गुंजाइश देता है। ये तो आजकल काफी बात होती है पर्सनलाइज्ड लर्निंग की। बिल्कुल। 5. टीचर की भूमिका। शिक्षकों की भूमिका ज्ञान देने वाले से बदलकर लर्नोग्राफी के फैसिलिटेटर की हो जाएगी। वो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में गाइड और सपोर्ट करेंगे। 6. परीक्षा का स्ट्रेस। पारंपरिक परीक्षाओं पर निर्भरता कम होने से छात्रों में एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी छात्रों के लिए। 7. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। नॉलेज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और AI जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल प्रोग्रेस मॉनिटर करने, पर्सनलाइज्ड फीडबैक देने और रिसोर्सेज तक पहुंच देने में महत्वपूर्ण हो सकता है। 8. समानता और समावेशिता। क्योंकि ये मॉडल समय और मेहनत पर आधारित है, ये उन छात्रों के लिए ज्यादा समान अवसर दे सकता है जो शायद पारंपरिक एग्जाम फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर पाते, पर मेहनती हैं और सीखना चाहते हैं। ये तो शिक्षा के मौजूदा ढांचे को कई लेवल्स पर चुनौती देता है। लेकिन इसे जमीन पर उतारना, क्या ये प्रैक्टिकल है? इसमें चुनौतियां तो होंगी। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये एक कह सकते हैं काफी आइडियलिस्टिक मॉडल लगता है और इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में कई बाधाएं आ सकती हैं, जैसे जो हमारा मौजूदा परीक्षा केंद्रित सिस्टम है, कॉलेज एडमिशन वगैरह, उसके साथ इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाए। हाँ, ये बड़ा सवाल है। टीचर्स को इस नई भूमिका के लिए कैसे ट्रेन किया जाए? क्या सभी छात्रों के पास जरूरी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी होगी, जैसे KTM इस्तेमाल करने के लिए? और इन घंटों की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी कैसे सुनिश्चित की जाए? कोई बस टाइम पास तो नहीं कर रहा। सही कहा, ये सब बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, इन पर गंभीरता से सोचने की जरूरत होगी। तो संक्षिप्त में अगर देखें तो तक्षशिला मॉडल और ये ब्रेन पेज आवर्स का जो आइडिया है, ये शिक्षा में महारत को देखने और मापने का
एक क्रांतिकारी तरीका पेश करता है। ये पैसिव लिसनिंग के बजाय एक्टिव एंगेजमेंट पर यानी करने से सीखने पर आधारित है और इसके लिए समर्पित घंटों कुल 15-15 हजार प्रति मुख्य विषय 3000 की जरूरत पर बल देता है। बिल्कुल। ये मॉडल पायलट, संगीतकार या एथलीट जैसे दूसरे फील्ड्स में स्किल एक्विजिशन के सिद्धांतों से प्रेरणा लेता है और शिक्षा का ध्यान पारंपरिक ग्रेड्स और अंकों से हटाकर सीखने में लगे समय, मेहनत और सीखने की प्रक्रिया के पीछे की न्यूरोसाइंस पर केंद्रित करता है। ये सीखने को एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन या क्राफ्ट की तरह देखता है। आपने इसे बिल्कुल सही ढंग से समराइज किया है। और जैसा कि स्रोत बार बार न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों का जिक्र करता है, जैसे मोटर सर्किट का एक्टिव होना, प्रोसीजरल मेमोरी का बनना, ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। क्या सवाल? विचार करने के लिए एक बिंदु ये हो सकता है, अगर हम अकादमिक सीखने को भी एक तरह का स्किल या फिजिकल प्रैक्टिस, मोटर स्किल माने, जिसमें दोहराव, एक्टिव अभ्यास और मोटर सर्किट की भागीदारी जरूरी है, तो हमारी शिक्षा की रोजमर्रा की जो प्रैक्टिस है, क्लासरूम एक्टिविटीज से लेकर होमवर्क के डिजाइन और प्रोजेक्ट्स तक, उनमें और कौन से ठोस प्रैक्टिकल बदलाव लाए जा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल हमें स्रोत के मूल विचार से जोड़ता है और इस बात पर विचार करने के लिए उकसाता है कि इस समय आधारित, एक्टिव और करने पर केंद्रित अप्रोच को स्कूलों और कॉलेजों में जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जा सकता है, ताकि सीखना सिर्फ सतही ना रहकर वाकई में गहरा, स्थायी और उपयोगी बन सके।